Hello students, this is Arumita Ghosh and welcome back to another video tutorial from Rubaya Classes। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो पिछले वीडियो में हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम्स के बारे में हम लोग क्लियर किए हैं। अभी आज मैं आपको इस वीडियो में एंजाइम्स के जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में डिफरेंट कंडीशंस या फैक्टर्स कैसे उसको अफेक्ट करता है वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे कंडीशन है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का एंजाइम के ऊपर क्या प्रभाव रहता है वो जानने के लिए हम लोग को एक छोटा सा चीज़ वापस थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करना पड़ेगा। मैंने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कोई भी एंजाइम अगर हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं तो वो डीनेचर कर जाता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के लिए ये बात सही है, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो थर्मोस्टेबल है। मैंने टैक पॉलीमरेज का जिक्र किया था आपको पिछले वीडियो में। तो ऐसा भी एंजाइम्स है जो आपका हाई टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्या होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज रहता है जिसके अंदर वो काम करेगा। तो इसके लिए एक ग्राफ हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ग्राफ में हम लोग को इस तरीके का एक कर्व नज़र आएगा। ये टेम्परेचर के लिए आपको ऐसा ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपका जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक में देखिए आपका टेम्परेचर जो है उसका टेम्परेचर आप जितना बढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आपका ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है ये इंक्रीज कर रहा है। सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखिए यहाँ तक इंक्रीज किया है, एकदम पीक पॉइंट पे है। अभी उसके बाद और जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं वो रेट डिक्लाइन करेगा, क्योंकि उसका डिग्रेडेशन हो जा रहा है। एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर्ड हो जा रहा है प्रोटीन का, इसीलिए वो रेट डिक्लाइन कर रहा है। तो हम लोग को कुछ इस तरीके का कर्व हम लोग देखते हैं। तो जो रेंज है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम के लिए, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज आपका है 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दूसरा जो है फैक्टर वो है पीएच। पीएच के लिए हम लोग ज़्यादातर ऑप्टिमम पीएच ऐसा कुछ टर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके का एंजाइम अलग अलग पीएच में काम करता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ। पेप्सिन, सैलिवरी अमाइलेज, फिर ट्रिप्सिन। अब तीनों एंजाइम्स में आप लोग देखिए किस तरीके से ये अलग अलग पीएच में काम करेगा। पेप्सिन का जो नॉर्मली पीएच रहता है वो है 2 to 3। अब ये 2 to 3 पीएच में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो गैस्ट्रिक जूस है, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो हम लोग को स्टमक से मिलता है। स्टमक में जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है वहाँ पे हम लोगों को पेप्सिन मिलता है। तो पेप्सिन कितना एफिशिएंटली फंक्शन करेगा, जितना पीएच कम रहेगा, मीडियम का जितना पीएच कम रहेगा, मतलब जितना एसिडिक मीडियम रहेगा उतना ही एफिशिएंटली पेप्सिन काम करेगा। तो इसके लिए जो पीएच रेंज है वो है 2 to 3। सलाइवरी अमाइलेज के लिए पीएच रहता है 6.8, जो ज़्यादातर थोड़ा सा न्यूट्रल पीएच के बराबर होता है। और तीसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ज़्यादातर एल्कलाइन पीएच में फंक्शन करता है। 8.2 से जनरली 8.5 के रेंज के पीएच में ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करता है। तो पेप्सिन आपको गैस्ट्रिक जूस में मिल रहा है, मतलब स्टमक में मिल रहा है। सलाइवरी अमाइलेज आपको सलाइवा में मिल रहा है। ट्रिप्सिन आपको मिल रहा है पैनक्रेटिक जो जूस है वहाँ से आपका ट्रिप्सिन रिलीज हो रहा है। पैनक्रेटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन रहता है। तो देखिए पैनक्रेटिक जूस का मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स एल्कलाइन पीएच में काम कर रहे हैं। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग है, पेप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग है, लेकिन तभी भी इन दोनों के पीएच में कितना अंतर है वो आप लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 2 to 3 से काम करता है तो ये 5 to 6 में काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये कंप्लीटली एसिडिक मीडियम में फंक्शन करेगा और ये कंप्लीटली अल्कलाइन मीडियम में फंक्शन करेगा। तो पीएच के लिए हम लोग कह सकते हैं कि एक आपका इस तरीके का पीएच रहता है जो एकदम आपका एक पीएच रेंज होता है जिसके अंदर एंजाइम एफिशिएंटली एक्ट कर सकता है। डिफरेंट एंजाइम के लिए आप लोगों को डिफरेंट पीएच का ज़रूरत होता है। ओके, तो थर्ड जो पॉइंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया है, लेकिन बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन इसके ऊपर बेस करके एक ग्राफ दिया गया है
इसीलिए ये पॉइंट हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो चलिए देखते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज होने के साथ साथ कैसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होता है। अच्छा, इसके पहले एक छोटा सा चीज़ मैंने मिस किया, ये पीएच का जो ग्राफ है ये भी ज़्यादातर इस तरीके से होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम अपने ऑप्टिमम पीएच में अपने सबसे पीक पॉइंट में काम करता है। इससे ज़्यादा अगर आप पीएच बढ़ा रहे हो उसको तो इसका रेट डिक्लाइन हो जाएगा, ऐसा है। जैसे कि पेप्सिन के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो मैं बताने वाली थी। आप सबस्ट्रेट जितना इंक्रीज करोगे एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। अब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट जो बाइंडिंग है वो बाइंडिंग के साथ साथ एंजाइम बहुत ही जल्द जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन हर समय ये चीज़ एकदम ये ही रूल फॉलो नहीं करता है, जिसके लिए हम लोग को ये ग्राफ समझने का थोड़ा सा ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा है आप लोगों के लिए, देखिए माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं Km। ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो एक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है वो अपना जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका अगर हाफ रास्ता तक रीच कर जाए उसको हम लोग बोलते हैं माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। मतलब थोड़ा सा आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दूँ ये चीज़। मानिए कि ये आपका रिएक्शन का वेलोसिटी है और यहाँ पे आप लोग सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको बढ़ा रहे हो। सो यू आर इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन द मीडियम, सो एज अ रिजल्ट द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। अब कितना इंक्रीज करेगा, देखिए ये आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी जो रिएक्शन है एंजाइम का ये बढ़ रहा है, एंजाइमेटिक रिएक्शन का वेलोसिटी बढ़ रहा है। अभी देखिए हम लोग क्या कहते हैं, इसमें एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझने का ज़रूरत है। जब हम लोग सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं कोई भी मीडियम में तो एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है या जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्यों बढ़ रहा है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ के लिए बनता मतलब इसका इंक्रीज होता है। एक है आप सबस्ट्रेट डाल रहे हो तो जितना भी एंजाइम्स का जितना भी एक्टिव साइट्स है वो ऑक्यूपाइड हो जा रहा है सबस्ट्रेट के लिए। सबस्ट्रेट एंजाइम के जो एक्टिव साइट्स है वहाँ पे बैठ रहा है और उतना जल्दी उसको जो रिएक्शन है उसको उतना जल्दी मतलब रिएक्शन का जो रेट है उसको उतना जल्दी बढ़ा रहा है और उसके कारण आपका रेट भी ऑटोमेटिकली, वेलोसिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। और सेकंड पॉइंट ये है, जब मीडियम में कुछ सबस्ट्रेट्स एक साथ है तो सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट के अंदर एक कोलिजन होता है, तो जितना सबस्ट्रेट कोलिजन होगा उतना फास्ट आपका रिएक्शन होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब एक सैचुरेशन लेवल में हम लोग पहुंच जाएंगे। वहाँ पे क्या होता है, अब जितना भी सबस्ट्रेट ऐड करो, मतलब जितना भी आप एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट वहाँ पे ऐड कर रहे हो, लेकिन तभी भी आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका और चेंज नहीं हो रहा है। ना तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है या ना तो वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि सारा एंजाइम्स का जो एक्टिव साइट्स है वो ऑक्यूपाई हो चुका है। ये आपको समझ में आया ना। मानिए कि एक एंजाइम है, उसके साथ आपका सबस्ट्रेट का, मानिए कि ये आपका एंजाइम है। अब इसके साथ जब सबस्ट्रेट का बाइंडिंग हो रहा है, इस तरीके से बाइंडिंग हो रहा है एक्टिव साइट पे, ऐसे बहुत सारा एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंडिंग होके अगर आपके पास यहाँ पे दो पेयर्स ऑफ, इस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ कि दो जो पेन है, दो एंजाइम्स है, दोनों एंजाइम्स ही सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाइड हो चुका है। अब इसमें जितना भी सबस्ट्रेट डालेंगे और कोई एंजाइम बचा ही नहीं जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर पाए। इसीलिए सैचुरेशन लेवल में पहुँच जाने के बाद और ये रिएक्शन का जो रेट है ये और इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन एक टाइम में होता है कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से वो डिक्लाइन कर सकता है रेट। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे रिएक्शन रेट का और कुछ चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग एक रिएक्शन वेलोसिटी को इस तरीके से बोले कि ये है इनिशियल वेलोसिटी जो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी में पहुँचने वाला है, Vi से Vmax होने वाला है,
तो इस VI से लेकर के Vmax तक जाने का जो रास्ता है, इस रास्ते का हाफ अगर हम लोग पहुंच जा पाए तो कैसा होता है। तो हाफ आप लोग इस मतलब कैलकुलेशन में ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ये जो Vmax है ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब जब Vmax के ऑलमोस्ट मिडिल में हम लोग पहुंच गए, मतलब सेंटर में हम लोग पहुंच गए, वो है आपका माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट जो है Km। अब ये Vmax बाई 2 मतलब ये आपका Vmax का हाफ तक पहुंच चुका है, जो रिएक्शन वेलोसिटी है उसके हाफ में पहुंच चुका है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, Km मीन्स इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन विच an enzymatic reaction reaches to its half of its maximum velocity। मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ जब तक रीच करेगा, ये चीज़ को हम लोग Km से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपको और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देके सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है अगर हम लोग बोलते हैं कि Km वैल्यू हाई है, अगर आपका Km वैल्यू हाई है, Km हाई मतलब आपको बहुत टाइम लग रहा है कोई भी रिएक्शन के वेलोसिटी के हाफ रीच करने में, इसका मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट का एफिनिटी बहुत लो है, बहुत अच्छे से सबस्ट्रेट और एंजाइम बाइंडिंग नहीं हो पा रहा है। इसीलिए Km मतलब जो हाफ मतलब Vmax का जो हाफ है, वेलोसिटी के हाफ में पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। इसका मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो एफिनिटी है वो लो है। तो कभी भी आप गलती मत कीजिएगा, ये Km जब हाई होता है इसका मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट जो एफिनिटी है, एफिनिटी ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इज लो। उल्टा उल्टा होता है, Km हाई होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी लो रहता है। अगर Km आपका लो रहा, इसका मतलब Km बहुत जल्दी हम लोग रीच कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग फुल वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक जा पा रहे, पहुंच पा रहे। इसका मतलब उतना जल्दी जल्दी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन में एफिनिटी ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इज हाई। Km लो मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जो एफिनिटी है एक दूसरे के साथ वो हाई होता है, और Km हाई होने का मतलब है एंजाइम सबस्ट्रेट बहुत ही आसानी से कंबाइन नहीं हो पा रहा है, एफिनिटी बहुत लो है। इसके वजह से जो रिएक्शन रेट है वो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। और एक लास्ट चीज़ बताने वाली हूँ कि यहाँ पे देखिए कुछ बुक्स में आपको ऐसा लिख के रखते हैं वो लोग कि Km इक्वल्स टू हाफ Vmax। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बिल्कुल ही गलत रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए Km वैल्यू मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक टाइप का सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट कभी सेम हो सकता है? दो अलग अलग यूनिट है। तो अलग अलग यूनिट को हम लोग इस तरीके से इक्वेशन से इक्वल मतलब दो जो पैरामीटर्स है दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों का जो यूनिट है वो अलग है। तो ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल गलत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि Km इंडिकेट्स या Km डिटरमाइन क्या कर रहा है, डेफिनेशन ऑफ Km क्या है। दोनों चीज़ इक्वल नहीं है। Km का डेफिनेशन है ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इस कांस्टेंट से हम लोग को क्या जानकारी मिलता है, हम लोग को ये जानकारी मिलता है कि कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन में जब आप लोग सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो धीरे धीरे जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है, लेकिन जब ये वेलोसिटी उसके मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक पहुंच जाएगा वही होगा आपका Km वैल्यू। तो Km इक्वल्स टू हाफ Vmax ऐसा कभी भी हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चले आते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप का मतलब कंपटीशन के बारे में बताऊंगी कि कैसे मतलब इनहिबिशन के बारे में बताऊंगी कि कैसे डिफरेंट सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंपीट करता है या बिना कंपीट करके भी एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजाइम इनहिबिशन क्या है। यहाँ पे एंजाइम इनहिबिशन को मैंने 3 अलग अलग सेक्शंस में कैटेगराइज किया है। एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव और तीसरा है एलोस्टेरिज्म। हाँ, ये बात सही है कि नीट में इस
पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, मतलब नॉन कम्पिटिटिव या एलिस्टरिज्म में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर, लेकिन तभी भी जानने में क्या हर्ज है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग ये सब छोड़ के भी बहुत तरीके का इनहिबिशन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये 3 समझने से आपको कॉम्पिटिटिव अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में ऑलरेडी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है। कॉम्पिटिटिव नाम से एक चीज़ आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे किसी चीज़ का कंपटीशन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक चीज़ ड्रॉ करते हैं कि मानिए कि ये आपका एक एंजाइम है और इसके साथ मैंने यहाँ पे एक सबस्ट्रेट ड्रॉ कर रही हूँ। ये मानिए कि आपका सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, और एक सबस्ट्रेट एनालॉग है जो सबस्ट्रेट जैसा दिखता है लेकिन सबस्ट्रेट है नहीं, तो उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये सबस्ट्रेट जैसा दिखता है लेकिन सबस्ट्रेट नहीं है, इसको हम लोग कह सकते हैं सबस्ट्रेट एनालॉग। अब ये सबस्ट्रेट एनालॉग और सबस्ट्रेट में तो डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस थोड़ा बहुत है, बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, लेकिन एंजाइम को बाइंड करना है सबस्ट्रेट के साथ ही। मैंने एंजाइमेटिक एक्शन जब आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि कैसे एंजाइम्स का एक्शन होता है, मैकेनिज्म क्या है, सबस्ट्रेट के साथ कैसे बाइंड करता है, कैसे अपना एफिशिएंसी शो करता है, तब मैंने एक चीज़ बताया था कि एक लॉक को खोलने के लिए हम लोग एक सिंगल चाबी के साथ साथ कुछ डुप्लीकेट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो डुप्लीकेट कीज़ सोच के ही आप ये चीज़ समझ लीजिए कि सबस्ट्रेट एनालॉग जो है वो सबस्ट्रेट का एक डुप्लीकेट फॉर्म है। अभी जब आपके पास सबस्ट्रेट भी है और सबस्ट्रेट एनालॉग भी है तो एंजाइम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कभी कभी। अगर मीडियम में सबस्ट्रेट से ज़्यादा सबस्ट्रेट इनहिबिटर या सबस्ट्रेट एनालॉग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो एंजाइम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि किसके साथ बाइंड करना है, और यही चीज़ का फ़ायदा उठाता है सबस्ट्रेट एनालॉग, जो कि एक डुप्लीकेट चाबी है, लेकिन डुप्लीकेट चाबी से हम लोग ताला खोल सकते हैं, लॉक खोल सकते हैं। तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग के यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंडिंग के अलावा और एक चीज़ जाके बाइंड कर सकता है जो है सबस्ट्रेट एनालॉग, तो वही होता है यहाँ पे सबस्ट्रेट एनालॉग जाके बाइंड कर लेता है। तो देखिए कैसे कंपटीशन हो रहा है, सबस्ट्रेट एनालॉग और सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन हो रहा है। ओरिजिनल सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट एनालॉग जाके बैठ जा रहा है और सबस्ट्रेट को, जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है, उसको बाइंड करने नहीं दे रहा है। तो सबस्ट्रेट बेचारा बिल्कुल भी एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पाया, तो इसीलिए रिएक्शन भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड हो रहा है जो सेल के लिए ज़रूरी नहीं है। तो अभी इसका हम लोग एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट बोल के एक कंपाउंड होता है जिससे हम लोग फ्यूमरेट बनाते हैं। अब ये सक्सिनेट से फ्यूमरेट जब हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे एक एंजाइम का ज़रूरत होता है जिसका नाम है, ये आपका रहा सक्सिनेट। अब जब हम लोग उसको फ्यूमरेट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को लगता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। लेकिन ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस सक्सिनेट के साथ बाइंड नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वहाँ पे एक सबस्ट्रेट एनालॉग, मतलब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जैसा ही देखने में एक दूसरा इनहिबिटर आ जाता है जिसको हम लोग सबस्ट्रेट एनालॉग कर रहे हैं, मतलब इस एंजाइम का, जिसका नाम है, अब मैलोनेट एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, मतलब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के साथ कंपटीशन कर रहा है, compete कर रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को बाइंड नहीं करने दे रहा है एंजाइम के साथ। इट इनहिबिट्स द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस टू बाइंड विद द मतलब टू बाइंड विद द सक्सिनेट विच इज द सबस्ट्रेट हियर। तो ये रहा आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। आपको यहाँ पे सिर्फ यही वाला एग्जाम्पल याद रखना है, और कोई दूसरा एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिफरेंट बुक्स में है, लेकिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी नीट एकदम आपके सामने आ चुका है, तो आप लोग इस वक्त
और कोई मतलब दूसरे कोई सोर्सेज से ज़्यादा एंजाइम मतलब एग्जाम्पल्स रटने की कोशिश ना करें, तो ही बेहतर होगा आपके लिए। तो आप ये एक ही सिंगल एंजाइम का मतलब ये जो सिंगल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है वही सिर्फ याद रखिए। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा नॉन कॉम्पिटिटिव और एलिस्टेरिज्म को भी समझ लेते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है ना, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि एंजाइम का बहुत सारा एक्टिव साइट्स होता है, एक सिंगल एक्टिव साइट तो होता नहीं है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स जब पॉकेट्स मतलब अमाइनो एसिड का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड चेन जब टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड हो रहा है तो बहुत सारा पॉकेट्स फॉर्म कर सकता है, बहुत सारा एक्टिव साइट्स फॉर्म कर सकता है। इसीलिए एंजाइम का प्राइमरी एक्टिव साइट छोड़ के भी कुछ सेकेंडरी एक्टिव साइट भी बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे होता है कि ये वाला जो एंजाइम है इसके साथ इसका जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर रहा है, मानिए कि ये इसका सबस्ट्रेट है तो ये बाइंड कर गया। लेकिन सबस्ट्रेट के साथ साथ यहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम का बाइंडिंग होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं बैठ पाता है, ओरिजिनल जो सबस्ट्रेट है वो नहीं बैठ पाता है। कौन बैठता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट एनालॉग बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सबस्ट्रेट बैठता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होता है दूसरे एक्टिव साइट पर मतलब सेकेंडरी एक्टिव साइट पर एक दूसरा इनहिबिटर बैठ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मतलब इस सिचुएशन में जो मतलब एक्चुअल जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है उसके साथ ये compete नहीं कर रहा है, वो कुछ अलग तरीके से काम करेगा, अलग ढंग से काम करेगा। वो क्या करता है, दूसरा जो एक्टिव साइट है वहाँ पे जाके बैठ जाएगा। इससे क्या होगा, दिस ब्रिंग्स अबाउट अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द enzyme structure. As a result, the enzyme and the substrate, the original substrate enzyme complex is separated. एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो बॉन्डिंग था वो टूट चुका है, वो डिसोसिएशन हो गया, तो आगे जाके रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर है, उसका मैंने चीज़ आपको बता दिया। अभी एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैलाथायोन बोल के एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, दिस इज कॉल्ड मैलाथायोन। जो एसिटाइल कोलिन को एसिटिक एसिड और कोलिन में कन्वर्टेड नहीं होने देता है। अब ये कन्वर्शन क्यों ज़रूरी है हमारे सेल्स के लिए, ये मैं बताऊंगी आपको। पहले बोल देती हूँ व्हाट इज़ मैलाथायोन। मैलाथायोन इज़ बेसिकली अ ह्यूमन मेड, मतलब ये आर्टिफिशियल है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल organophosphate insecticide which is used to control mosquitoes and a wide variety of insects। तो मैलाथायोन का जनरली बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बींग्स में ज़्यादा कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं रहता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ इसका हार्मफुल इफेक्ट्स भी होता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन तभी भी जो IARS है, मतलब द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इन्होंने डिटरमाइन किया है कि मैलाथायोन हैज़ सम कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़, मैलाथायोन में कुछ कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हो सकता है। तो ये मैलाथायोन एक इंसेक्टिसाइड है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या होता है यहाँ पे, जो एसिटाइल कोलिन है, अभी देखिए आपको मालूम है एसिटाइल कोलिन क्या होता है कि एक जो हमारा जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, प्री साइनेप्टिक एरिया से पोस्ट साइनेप्टिक एरिया में वो जो मैसेज है उसको मतलब कैरी करके लेके जा रहा है। तो जब हम लोग किसी भी न्यूरॉन के डेंड्राइट से, मतलब किसी भी न्यूरॉन के एक्सन एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे वो मैसेज लेके जा रहे हैं, वो जो रूट है, जाने का जो रूट है, उस वक्त अगर मैलाथायोन यूज़ किया जाता है तो क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जब दूसरे पोस्ट साइनेप्टिक एरिया में जाएगा जहाँ पे वो एसिटिक एसिड और कोलिन में कन्वर्टेड हो जा रहा है, मतलब पहले ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर मसल्स का रिलैक्सेशन भी तो लेकर आना है। हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में पढ़े हैं एसिटाइल कोलिन कैसे काम करता है, कि एसिटाइल कोलिन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो एसिटाइल कोलिन जब ये मैसेज जो है
ये जब कैरी करके लेके जा रहा है और इसको जब डिसोसिएट होना पड़ता है, ये डिसोसिएट नहीं हो पाता है। यहाँ पे एक एंजाइम्स का ज़रूरत होता है हम लोगों को, उसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इस कन्वर्शन में मदद करता है, लेकिन एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड भी करेगा, लेकिन इस एंजाइम का एसिटाइल कोलिन एस्टरेज का जो सेकेंडरी एक्टिव साइट है, मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, हाँ, एक है आपका प्राइमरी एक्टिव साइट और दूसरा है आपका सेकेंडरी एक्टिव साइट। तो ये जो सेकेंडरी एक्टिव साइट है, ये सेकेंडरी एक्टिव साइट में ये जो मैलाथोन है वो जाके बाइंड कर जाता है और आगे ये क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज का एक कन्फर्मेशनल चेंज लेके आएगा, जिसके वजह से द एसिटाइल कोलिन एस्टरेज कैन नो लॉन्गर बाइंड टू द ये जो चीज़ है एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं कर पाएगा, या जो भी बाइंडिंग हुआ था वो डिसोसिएट कर जाएगा बहुत ही जल्द। किसके वजह से? मैलाथोन के वजह से। तो मैलाथोन कम्पीट नहीं कर रहा है, वो कम्प्लीटली अलग तरीके से काम कर रहा है, दूसरे एक्टिव साइट में बैठ जा रहा है और दूसरे एक्टिव साइट में बैठ के ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसको डिसोसिएट कर दे रहा है। तो ये है आपका नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके पास कम्पिटिटिव इनहिबिशन और भी ज़्यादा आसान हो गया। तो चलिए और आसान करते हैं जब हम लोग एलोस्टेरिज्म के बारे में बोलते हैं। तो क्या होगा कि एक्टिव साइट है, प्राइमरी एक्टिव साइट है, सेकेंडरी एक्टिव साइट है। इतना सारा एक्टिव साइट में कुछ ऐसे भी एक्टिव साइट्स होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट खुद जाके बाइंड कर सकता है। एक ऐसा एग्जाम्पल आपको दे दूं, इसमें क्या होता है कि ये रहा आपका एंजाइम, ये है आपका एंजाइम, यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट बाइंडिंग होगा, उसके साथ साथ प्रोडक्ट बाइंड करने का भी एक साइट है जिसको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। मैं एक नोन एग्जाम्पल आपको देती हूँ, मतलब ये जो रिएक्शन है ये आप लोगों ने पढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस जो मैंने आपको खुद ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए दिया था, मेरे चैनल पे है। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेप है कि ग्लूकोज से जब आपका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, इस दौरान एक एंजाइम हम लोगों को ज़रूरत है, उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। अब ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। जब ग्लूकोज के 6 पोजीशन में एक फॉस्फेट डाल दिया गया तो ये नया प्रोडक्ट तैयार हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट वापस ये जो हेक्सोकाइनेज है इसको इनहिबिट कर सकता है कि वो ग्लूकोज के साथ फर्दर बाइंडिंग नहीं शो करे। तो थोड़ा सा अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन गया तो वो प्रोडक्ट ही हेक्सोकाइनेज के ऊपर एक एलोस्टेरिक एक्टिविटी शो करता है। इस एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये मानिए कि यहाँ पे आपका ग्लूकोज बाइंड हुआ है, ग्लूकोज यहाँ पे सबस्ट्रेट है, ये जो ग्लूकोज है ये सबस्ट्रेट है, ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, वही प्रोडक्ट आपका वापस यहाँ पे बैठ जा रहा है जिसका नाम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिज्म। एलोस्टेरिज्म में क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइन करके जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वही प्रोडक्ट वापस ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट का जो रिएक्शन फर्दर होने वाला है, आगे चलने वाला है, वो करने में इनहिबिट कर रहा है। तो इस इनहिबिशन को, इस टाइप के इनहिबिशन को हम लोग एलोस्टेरिज्म कहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट एंजाइम का कम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटिटिव एलोस्टेरिज्म, ये सारा चीज़ समझ में आया है। और इससे पहले मैंने फैक्टर्स को लेके भी डिस्कस किया है, वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और इन बच्चों ने इसका पिछला लेक्चर है जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को बताया है एंजाइम में, वो चीज़ जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ चैनल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आप लोग जाके उस वीडियो के लिंक को क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आपको पिछला वीडियो भी मिल जाएगा। तो एंजाइम के ऊपर ये जो मैंने सीरीज़ बनाया, दो अलग अलग छोटा वीडियोज़ है, आप लोग देख लीजिए। और अगर कभी भी आप लोग के पास कोई भी कन्फ्यूजन रहता है या डाउट रहता है तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों को मदद करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ जो आपको ज़रूर इस नीट के लिए मदद करेगा। थैंक यू।